ही का तमाम ये संबोधि माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं, उन तमाम खबरों पर अपना विश्लेषण देने के लिए और बताने के लिए कि हमारे आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले आपको ये बता देते हैं किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। सबसे पहले बात करेंगे बैंकों की नाजायज़ वसूली की। जी हाँ, लगातार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि थोड़े थोड़े पैसे कटते रहते हैं, और अब नया मामला क्या आया है उस पर भी करेंगे डिटेल से बातचीत। आयुर्वेद इलाज के लिए अब मिलेगा बीमा। जी हाँ, बहुत सारे लोग अंग्रेजी दवाओं के बदले आयुर्वेद पे जो है इलाज कराना चाहते हैं, अब उनके लिए भी बीमा की व्यवस्था होने जा रही है। भारत का कृषि सब्सिडी पर जो है वो फिर से सवाल उठने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक करेंगे बातचीत। LIC लाएगी हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, क्या LIC के पीछे अब क्या कुछ नई कहानी बनती हुई दिखाई दे रही है? LIC के निवेशकों को क्या करना चाहिए और नए कारोबार में उतरने की वजह क्या है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें बातचीत में हम विश्लेषण करेंगे। और आपके खाने में कितनी चीनी है? जी हाँ, लगातार भारतीय खानों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और अब सरकार भी अलर्ट हो रही है। और क्या आप अलर्ट हैं इसको लेकर के? अभी हम आपको थोड़ी देर बताएंगे। और फिर आएगा तेल में उबाल। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और क्यों हम इस सवाल को उठा रहे हैं ये अब से थोड़ी देर में हम बातचीत करते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे जिस तरीके से नाजायज़ तरीके से वसूली की जा रही है बैंकों की तरफ से। देश के दो बड़े प्राइवेट बैंकों यस बैंक और ICICI बैंक पर रिजर्व बैंक ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर 91 लाख रुपए का, जबकि ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक यस बैंक ने कुछ अपर्याप्त बैलेंस या शून्य बैलेंस वाले खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर ग्राहकों से जुर्माना वसूला है। ये रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन है। इसके अलावा यस बैंक ने पैसों के हेरफेर के लिए अपने कुछ ग्राहकों के नाम पर आंतरिक खाते भी खोले हैं। वहीं ICICI बैंक की बात करें तो उसने रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए कर्ज बांटे हैं। सर, ये यस बैंक और ICICI बैंक कर क्या रहे थे और दोनों बैंकों में हुआ क्या है असल में? एस बैंक का मामला खासा गंभीर है और पहली बार ऐसा मामला है। एक तो मामला जो आपको बताया विपुल जी ने कि उन्होंने जो जीरो बैलेंस अकाउंट थे या नॉन मेंटेनेंस मिनिमम बैलेंस के ऊपर अवैध रूप से वसूली की या पैसा लगाया, जो बैंक आमतौर पर करते हैं कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना हो, उसमें नियमों का उल्लंघन किया। पर इससे ज़्यादा गंभीर बात इस बैंक के भीतर से निकल कर आई है, जो आने वाले समय में एक बड़ा मामला भी हो सकती है। ऐसा दिखता है कि एस बैंक ने अपने कर्मचारियों के नाम पर और कुछ ग्राहकों के नाम पर अनऑथराइज्ड ढंग से अकाउंट खोले हैं, जिसमें फंड पार्क किए गए हैं और कस्टमर के ट्रांजैक्शंस को उनके जरिए कराया गया है। और ये कुछ इंटरनल अकाउंट थे इस बैंक के जो कुछ ग्राहकों के नाम से खोले गए। ये अपने तरीके का पहला मामला है। रिजर्व बैंक ने इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, पर बड़ा जुर्माना लगाया है इस बैंक पर। करीब 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये मामला और भी बैंकों में हो सकता है इस तरीके की, अगर एक बैंक ऐसा कर रहा है कि लोग ग्राहकों के नाम से अवैध रूप से अनऑथराइज्ड अनधिकृत रूप से अकाउंट चला रहा है, तो मामला दूसरी जगह भी हो सकता है। ICICI बैंक में और ज़्यादा गंभीर बात पाएगी। ICICI बैंक ने अपने बहुत सारे टर्म लोन, जो मियादी लोन देते हैं उद्योगों को और कारोबारियों को, वो ऐसे ही दे दिए। उसके बारे में, परियोजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं ली, उनका इस्तेमाल कहाँ होगा, उस पर रिटर्न क्या होगा, उसका सही ड्यू डिलिजेंस जिसको कहा जाता है, उसका सही विश्लेषण या एनालिसिस नहीं की है। और ये रिजर्व बैंक की जो स्थापित प्रक्रिया है टर्म लोन देने की, उसका उल्लंघन पाया गया है। तो ये दो बड़े निजी बैंक कुछ ऐसा करते पाए गए हैं जो आमतौर पर बैंकों से इसकी उम्मीद नहीं की जाती। तो ये दोनों बैंकों के ऊपर अब सैंक्शन वो जो है जुर्माना जो है यहाँ पर RBI की तरफ से लगाया गया है। इधर दूरसंचार विभाग ने 8 SMS हेडर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। SMS हेडर में सेंडर का फ़ोन नंबर, टाइम, डेट या जानकारी शॉर्ट में होती है, जिससे पता चलता है कि मैसेज कौन भेज रहा है। इन हेडर्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए फर्जी जानकारी देने के लिए किया जा रहा था। पिछले 3 महीने में इन हेडर का इस्तेमाल करके 10,000 से ज़्यादा फर्जी मैसेज भेजे गए। साथ ही मैसेज कंटेंट के बहुत सारे टेम्पलेट्स को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के जरिए इनका इस्तेमाल करके SMS नहीं भेजा जा सकेगा। इन मैसेज के जरिए लोगों के साथ साइबर ठगी लगातार की जा रही थी। सर, ये कौन सी कंपनियां थी जो कर रही थी ये सब? SMS हेडर बैन करने का मतलब है वो एजेंसियां या वो कंपनियां या वो एंटिटीज जिन्हें बल्क में SMS देने
की छूट मिलती है, जो बल्क में एसएमएस मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं, और वो कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं वो इस तरह से बल्क में एसएमएस से मार्केटिंग कर सकती हैं। और भारत में ये चीज़ सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं कि जिनके पास एसएमएस आ रहा है वो एसएमएस किसी वैध एजेंसी से आया है या किसी मार्केटिंग या सेल्स एजेंसी से आया है। लेकिन अब 10,000 से ज़्यादा ऐसे ट्रांजेक्शंस पकड़े गए, ऐसे एसएमएस पकड़े गए जिन मामलों में लोगों ने साइबर फ्रॉड के लिए इसका इस्तेमाल किया है। हमने आपको बताया था पिछले सप्ताह भी कि अब क्रैकडाउन की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है दूरसंचार विभाग की तरफ से और रेगुलेटर्स की तरफ से इस तरीके के स्पैम एसएमएस को और कॉल्स को रोकने के लिए, और इसलिए इन कंपनियों को भविष्य में इस तरीके की सेवाएं देने से रोक दिया गया है। जी, चलिए, इस बीच सरकार ने हेल्थ बीमा कंपनियों से कहा है कि वो आयुष उपचार की इच्छा रखने वालों के लिए डे केयर पैकेज की शुरुआत करें। सरकार का ये मानना है कि ऐसा होने से रोगियों को इलाज का नया विकल्प मिलेगा। साथ ही उम्मीद जताई है कि ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइन का मानकीकरण होने की वजह से बीमा कवरेज का विस्तार भी होगा। IRDAI ने इस साल जनवरी में सभी बीमा कंपनियों को अन्य उपचारों जैसा ही आयुष उपचार पर विचार करने का विकल्प दिया था, जिससे पॉलिसी धारकों को विभिन्न उपचार के लिए विकल्प प्रदान किए जा सकें। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार काफ़ी समय से लंबी बातचीत भी चल रही थी। सर, ये कैसे चलेंगे, कैसे कामकाज करेंगे? ये नया प्रयोग शुरू हुआ है आयुष को लेकर। अभी तो सामान्य जो रेगुलर इलाज है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उसको लेकर ही नियम तय नहीं है। हम लगातार आपको बताते रहे कि बीमा कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों, अस्पतालों और ग्राहकों के बीच में, बीमा धारकों के बीच में विवादों की संख्या चरम पर है, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि किस सेवा के लिए अस्पताल में कितना पैसा लगना चाहिए। लेकिन इस बीच सरकार ने आयुष ट्रीटमेंट के लिए डे केयर पैकेजेस को इंश्योर करने की बात शुरू की है। यानी अगर आप 1 दिन की या 2 दिन की कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा लेना चाहते हैं या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए बीमा कंपनियां अपनी तरफ से पैकेज ऑफर करेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज का दायरा बहुत छोटा है। कुल 78 करोड़ रुपए के आसपास का प्रीमियम बैंक बीमा कंपनियों के पास आया है। लेकिन यहाँ बड़ी दुविधा विपुल जी ये है कि भारत में हेल्थ बीमा के विस्तार के साथ चिकित्सा सुविधाओं की कीमतें, दरें, सेवा और गुणवत्ता के नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो आयुष को लेकर सरकार का प्रोत्साहन ये भले ही हो, लेकिन बीमा कंपनियों को इस संदर्भ में पैकेज लाने में, वैल्यूएशन करने में और ग्राहकों को, बीमा धारकों को इस बारे में जानकारी करने में अभी समय लगेगा। इसको लेकर के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोसेस कमोडिटीज़ पर ऑप्शन लॉन्च करने के लिए जरूरी एवरेज डेली टर्नओवर को पहले के 200 करोड़ रुपए से घटा करके 100 करोड़ रुपए कर दिया है। सेबी ने कहा कि यह बदलाव 1 जून से प्रभावी होगा। बाजार के सहभागियों से मिले सुझाव और सेबी की कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति से चर्चा करने के बाद सेबी ने यह फैसला लिया है। सर, सेबी को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेबी काफ़ी समय से इस बात पर विचार कर रहा था विपुल जी कि एग्री कमोडिटीज़ में इस ऑप्शन की और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि वो सीमित स्तर पर है और ये काफ़ी खासा बड़ा और बोल्ड फैसला है। इसका असर में आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमतों पर भी, उनके भाव पर भी दिखाई देगा, क्योंकि अब ऑप्शंस की सीमा आधी कर दी गई है, 200 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दी गई है। यानी अब बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में सौदे हो सकेंगे और फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो सकेंगे। लेकिन इसके अलावा सेबी ने जो बाकी कमोडिटीज़ हैं, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, उनके लिए 1,000 करोड़ की सीमा तय करके रखी है। और अब 1 जून के बाद आपको कृषि के वायदा बाजार में गतिविधियां थोड़ी ज़्यादा तेज होती दिखेंगी और टर्नओवर बढ़ने की संभावना है। इसमें सरकार ने निर्यातकों के लिए ज्वेलरी वेस्टेज के नियम सख्त कर दिए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने सादा गहनों के निर्यात में वजन के आधार पर वेस्टेज का परसेंटेज बदलकर सोने और प्लेटिनम के लिए 0.5% कर दिया है, जो कि पहले 2.5% था। साथ ही जड़े हुए गहनों में वेस्टेज का परसेंटेज 5% से बदल करके 0.75% कर दिया गया है। सर, सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोने की कीमतें रिकॉर्ड तेजी पर हैं, इसके बाद चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तेजी पर हैं और भारत में सोने के आयात का एक बड़ा हिस्सा ज्वेलरी के निर्माण में जाता है, जो ज्वेलरी बाद में एक्सपोर्ट होती है। सोने की बढ़ती कीमतें को देखते हुए, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को देखते हुए और विदेशी मुद्रा भंडार के बड़े खर्च को देखते हुए सरकार ने अब ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए वेस्टेज की मात्रा कम कर दी है। यानी हमें ज्वेलरी बनाने में ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम सोना वेस्ट हो सके, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के आयात बिल को, इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है। जी,
इधर अमेरिका और ब्रिटेन समेत डब्ल्यूटीओ के कुछ सदस्य देशों ने 2022-23 के लिए कृषि कच्चे माल पर भारत की 48 अरब डॉलर की सब्सिडी पर सवाल उठाए हैं। भारत का कहना है कि महंगाई और उर्वरकों की बढ़ती लागत की वजह से सब्सिडी बढ़ी है। डब्ल्यूटीओ के इन सदस्यों ने 23-24 मई को कृषि समिति की बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। भारत की कच्चे माल पर 2022-23 के लिए कुल 48 डॉलर की सब्सिडी के बारे में नई अधिसूचना के बाद कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। सर, भारत की कृषि सब्सिडी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये मामला थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। डब्ल्यूटीओ की बैठक में भी अबू धाबी में इस पर बात नहीं बनी थी। भारत अभी दुनिया के देशों को डब्ल्यूटीओ में इस पर सहमत नहीं करा पा रहा है और अमेरिका इस मुहिम को, भारतीय कृषि की सब्सिडी की मुहिम को एक तरह से लीड कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि 2021-22 में जितनी सब्सिडीज नोटिफाई थी, भारत में जो इनपुट सब्सिडी है उसकी 2 गुनी हो चुकी हैं और इस बात पर न्यूजीलैंड, कनाडा और यूरोपीय समुदाय ने भी भारत पर सवाल उठाए हैं। भारत के लिए आने वाले समय में ये चुनौती होगी कि वो डब्ल्यूटीओ को इस बात के लिए सहमत कर सके कि वो कृषि उत्पादों पर, खासतौर पर अनाज पर जो सब्सिडी दे रहा है, जो इनपुट सब्सिडी भी दे रहा है, वो जायज़ और उचित है, क्योंकि भारत की दोनों तरीके की सब्सिडी पर, किसानों से अनाज खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडी और फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी, दोनों ही अब डब्ल्यूटीओ के दायरे में सवालों के घेरे में है और इसका विरोध हो रहा है। जी, चलिए अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। कंपोजिट लाइसेंस को मंजूरी देने के प्रस्ताव के बीच सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी में है। इसके लिए एलआईसी अधिग्रहण के अवसर तलाश रही है। FY24 की चौथी तिमाही में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के मुनाफे में सिर्फ 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। Q4 में कंपनी का मुनाफा 13,762 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 13,421 करोड़ रुपये था। बीमा कंपनी ने बोर्ड ने प्रति शेयर 6 रुपये के फाइनल डिविडेंड का भी देने का ऐलान किया है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि एलआईसी के इस सेक्टर में उतरने का क्या कुछ कारण आप मान रहे हैं और इस पूरे सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा? एलआईसी कंपोजिट लाइसेंस की तैयारी कर रही है। हम आपको बताते रहे हैं कि बीमा कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, हालांकि अभी इसके बारे में प्रस्ताव या कानून नहीं आया है। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब होगा कि अब बीमा कंपनियां एक साथ कई सारे बीमा उत्पादों के प्रोडक्ट्स बेच सकेंगी। अभी तक की व्यवस्था में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां एक श्रेणी, एक कैटेगरी में आती हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां एक दूसरी कैटेगरी में आती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की छूट नहीं है और जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियों को लाइफ इंश्योरेंस बेचने की छूट नहीं। एलआईसी इस बाजार में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये बात कही गई है। भारत का हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट अभी ग्रो कर रहा है। केवल 2.3 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जिसके दायरे में करीब 55 करोड़ लोग आते हैं और इस बाजार में अब आने वाले समय में डिमांड बढ़ रही है। हम आपको बताते रहें कि भारत में जिस तरह से हेल्थ सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, पिछले 1 साल में भारत में हेल्थ सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं। उसके बाद अब इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होता जा रहा है। एलआईसी की तैयारी इस बाजार में उतरने की है और जब भी कंपोजिट लाइसेंस के नियम आएंगे तो उन नियमों के तहत एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज ऑफर करेगी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लेकर आएगी, ये कैसे व्यवस्था होगी, पॉलिसीज कैसी बेची जाएंगी, इनकी बंडलिंग कैसे होगी, इसके अभी नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चलिए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है सर, सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो कि लिस्टिंग के बाद से जो लोग निराश थे निवेशक एलआईसी में पैसे लगा करके, उनमें थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन अब जो नए कदम उठाए जा रहे हैं, नए कारोबार में जा रही है, उसका क्या असर निवेशकों के लिए किस तरीके से देख रहे हैं आप? विपुल, अगर आप पिछले 1 साल में देखें, एलआईसी का आईपीओ आया और उसके बाद बहुत लंबे समय तक, लगभग साल भर तक एलआईसी का स्टॉक उसके आईपीओ की फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड होता रहा। फिर पिछले साल हमने हिंडनबर्ग के विवाद के संदर्भ में अडानी समूह में एलआईसी के निवेश को लेकर सवाल उठते देखे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले साल के बाद अभी तक सरकार क्रमशः ऐसी कोशिश कर रही है कि एलआईसी के वैल्यूएशन को रिकवर कराया जा सके और बढ़ाया जा सके, और आप देख भी रहे हैं कि एलआईसी के स्टॉक में उसका मूवमेंट दिखाई दिया। जिससे पहले सरकार 21,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की टैक्स रियायत मिली, एलआईसी को पैसा वापस आया। फिर सरकार ने तय किया कि एलआईसी के लिए जो अपनी इक्विटी डाइवेस्टमेंट करने की शर्त है उसको 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। आपको पता है सेबी के नियमों के अनुसार लिस्टेड कंपनी को अपनी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी डाइवेस्ट करनी पड़ती है, पब्लिक को देनी पड़ती है। उस शर्त को कम किया जाएगा क्योंकि एलआईसी के भी केवल 2.5% इक्विटी बाजार में सेल के लिए। और अब ये संकेत आ
बताया है कि LIC कंपोजिट लाइसेंस लेगी और हेल्थ सर्विसेज के बाजार में उतरेगी, जहां वो निजी कंपनियों को कंपटीशन देगी। LIC के इस वैल्यूएशन के साथ आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की तैयारी इसका एक और विनिवेश करने की है आने वाले समय में। जैसे ही नई सरकार आएगी, उसे अभी तक के विनिवेश कार्यक्रम में पिछले 10 साल में कोई बड़ी सफलताएं नहीं मिली हैं। LIC के वैल्यूएशन बेहतर होने के साथ सरकार शायद इस साल की आखिरी तिमाही में या अगले साल की पहली तिमाही में LIC के एक और डाइवेस्टमेंट की कोशिश कर सकती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का बाजार खुलते ही LIC के वैल्यूएशन के लिए एक नया बड़ा बाजार दिखेगा। तो अगर आप पैटर्न देखें तो LIC के एक साल बाद, जो हमने पिछले एक साल से LIC के स्टॉक्स में थोड़ी एक्टिविटी रिकवरी देखी है, उसमें सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई कदमों का हाथ दिखाई देता है। तो मतलब LIC के जो निवेशक हैं उनके लिए अभी राहत भरी खबर है कि आगे भी सरकार के प्रयास ऐसे रहेंगे कि और वैल्यूएशन बढ़ती हाँ, LIC के निवेशकों के लिए, LIC के निवेशक शुरुआत में बहुत निराश थे स्टॉक अलॉट होने के बाद, और पूरा एक साल उनका निराशा में बीता था। लेकिन अब LIC के स्टॉक होल्डर्स को इन घटनाक्रमों की रोशनी में इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें शायद LIC के स्टॉक्स को लेकर बेहतर हो रही हैं। और ये हमने देखा शेयर बाजार में 6 महीने में 50%, एक साल के अंदर 67% का रिटर्न LIC के शेयर ने दिया है, और निवेशकों के लिए भी थोड़ी राहत की बात है। इधर ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पहली बार पैकेज फूड और बेवरेजेस के लिए चीनी की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है। इससे पैकेज सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, बिस्किट, आइसक्रीम, सीरियल्स आदि पर असर पड़ सकता है। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के गाइडलाइन में 13 साल के बाद बदलाव किया गया है। ये कदम मायने रखता है, क्योंकि हाल के समय में पैकेज फूड आइटम के हेल्दी होने को लेकर के एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है, जहां पर अब तक कैलोरी के हिसाब से ये लिमिट अब तक पहले तक तय होती थी। सर, ये नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं और किस तरह की कंपनियों पर आपको लगता है इसका ज़्यादा असर रहेगा? ये खासा महत्वपूर्ण है आपके लिए, सेहत की दृष्टि से भी, बाजार की दृष्टि से भी, निवेशकों की दृष्टि से भी, इसलिए इस कदम को हम गहराई से समझते हैं। इससे पहले तक आपके किस उत्पाद में चीनी की कितनी मात्रा होती थी, वो कैलोरी के हिसाब से तय की जाती थी कि उसका कैलोरी काउंट कितना है। इसलिए जब भी आप कोई उत्पाद खरीदते हैं और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में पीछे पड़े तो आपको कैलोरी काउंट की जानकारी मिलती थी। लेकिन अब जो ICMR ने नए नियम तय किए हैं, NIN और ICMR ने, उसमें पैकेजिंग पर शुगर की मात्रा को स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत होगी, और ये स्पष्ट रूप से उस बॉटल पर या उस पैकेज पर, पैकेज फूड पर लिखा होगा कि इसमें कैलोरी के अलावा शुगर कितनी है। तो कोल्ड ड्रिंक के लिए जो शुगर की मात्रा है वो 10.6 ग्राम तय की गई है हर 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। जूस में 13 ग्राम तय की गई है। बिस्किट में 24.8 ग्राम, 25 ग्राम से कुछ कम तय की गई है। चॉकलेट और म्यूसली में 27.9 ग्राम तय की गई है, और आइस्ड टी में 86 ग्राम तय की गई है पर 100 ग्राम में। इसका ये फैसला, ये प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे इन कंटेंट्स में शुगर की मात्रा कम होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट अपने निर्धारित सीमा से अधिक शुगर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह से जो लोग इनका इस्तेमाल करने और खाने वाले लोगों को ये पता नहीं होता था कि इसमें शुगर कितनी, उन्हें स्पष्ट रूप से पता होगा कि इसका शुगर का कंटेंट कितना होगा। अब दूसरी बड़ी चीज ये है कि इसके साथ इन उत्पादों की बिक्री में, इन उत्पादों के सेल्स में, इन उत्पादों के स्वाद में और इनकी खपत में भी इसका असर हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था और शुगर के कारण ही बिकते भी थे। इधर OPEC प्लस की बैठक से पहले कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $83 पर बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। 2 जून को OPEC प्लस की बैठक है। OPEC प्लस की मौजूदा उत्पादन क्षमता में रोजाना 22 लाख पर बैरल की कटौती को 30 जून की समय सीमा से आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। जानकारों का यह मानना है कि अगर 2024 की दूसरी छमाही के लिए उत्पादन कटौती की समय सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया जाता है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। सर, क्या ये उत्पादन में कटौती के फैसले को जारी रखेगा OPEC? अभी तक तो OPEC की संभावना ऐसी दिख रही है कि OPEC अपने मौजूदा उत्पादन कटौती को कम से कम 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ज़रूर बढ़ा देगा, क्योंकि इस कटौती को जारी रखने की संभावना है। OPEC देशों को पता है कि आने वाले समय में डिमांड थोड़ी नरम गरम ही रहने वाली है, और कच्चे तेल की कीमतों को $80 प्रति बैरल से ऊपर रखना उनके लिए ज़रूरी है और मजबूरी है, क्योंकि कई सारी तेल अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। और अभी फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में अनिश्चितता बनी हुई, उसे देखते हुए OPEC अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए उत्पादन में बढ़ोतरी तो नहीं करने वाला।
वाला है। जी सर, क्या इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि ओपेक के देशी जो है ओपेक का जो समझौता है उसका ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं? हाँ, एक और विवाद जो 2 जून की बैठक की दृष्टि से देखने वाला होगा, जिस पर हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि उस बैठक के बाद हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। इस तरीके की तमाम चर्चाएं ऑयल मार्केट में है कि ओपेक के कई बड़े मेंबर, कई प्रमुख देश जो ओपेक के सदस्य हैं, वो उत्पादन में कटौती के अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि ओपेक की सहमति के तहत, इस कार्टेल की सहमति के तहत पूरा समूह तय करके जितने उत्पादन में कटौती करता है उस कटौती को लागू करना उनके लिए ज़रूरी है। और ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़े प्रोड्यूसर्स इस अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा या सहमति से ज़्यादा तेल बाजार में छोड़ रहे हैं, जिससे भी कच्चे तेल की कीमतों में अपेक्षित रूप से बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। अगर आप पिछले 6 महीने की परिस्थितियां देखें तो तमाम माहौल इस तरीके का था कि कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन एक तो मांग कम थी और दूसरा ये माना जा रहा है कि ओपेक देशों के बीच में भी असहमति है और वो उत्पादन में कटौती के नियम को सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए ओपेक की बैठक महत्वपूर्ण होगी। इसमें देखना होगा कि किन देशों की तरफ ये इशारा किया जाएगा। जी, इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। सुनक ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो सभी युवाओं के लिए नेशनल आर्मी सर्विस में सेवा देना जरूरी करेगी। सुनक के ऐलान के मुताबिक 18 साल के युवाओं को 12 महीने आर्मी सर्विस देना जरूरी होगा। सर, ये किस तरह का फैसला है और इसके ब्रिटेन में किस तरह की प्रतिक्रिया है? बड़ा दिलचस्प है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी, इसको टोरी पार्टी कहते हैं, वो अभी जो हमारे पास पूर्वानुमान मिल रहे हैं उस हिसाब से चुनाव में बुरी तरह पिछड़ रही है लेबर पार्टी से, और चुनाव की घोषणा समय से पहले करने के बाद ब्रिटेन में मैंडेटरी सर्विस की व्यवस्था लागू करने की बात लंबे समय के बाद की गई है। ये कंजर्वेटिव पार्टी का, टोरी पार्टी का एक पुराना मुद्दा भी है और अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी है। बेरोजगारी को देखते हुए, ब्रिटेन में नए रोजगारों की संभावना को देखते हुए ऋषि सुनक ने चुनाव में ये प्ले किया है, जिसको लेकर खासी प्रतिक्रिया है, क्योंकि पिछले 10 साल के दौरान ब्रिटेन की या यूके की जो सेना है उसमें के आकार में कटौती की गई है और तमाम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मैंडेटरी सर्विस देने की फंडिंग कहां से होगी, जबकि ब्रिटेन का बजट बुरी तरह दबाव में है और डिफेंस बजट के लिए और ज़्यादा आवंटन करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस घोषणा के साथ यूके का चुनावी माहौल गर्मा गया है और अब वहाँ एक दिलचस्प सी जद्दोजहद बनती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ऋषि सुनक इस तरीके की घोषणा के जरिए शायद वापस अपनी लोकप्रियता को हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि इसकी किस तरह की और आगे चल करके चुनाव में किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके आती हैं। झटपट की तरफ रुख करें सर, उससे पहले शेयर बाजार के अंदर जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, आज भी हमने देखा निफ्टी में 150 पॉइंट का उथल पुथल देखने को मिला। विक्स जो है वो अब 52 वीक के हाई के आसपास पहुंच चुका है। एक साल के अंदर 100% से ज़्यादा इंक्रीमेंट। क्या इंडिकेशन यहाँ से मिल रहे हैं आपको? एक साल के अंदर विक्स में 122% का इंडेक्स की बढ़ोतरी हुई और बाकी आप सेंसेक्स से निफ्टी देखते हो, पर अगर विक्स नहीं देखते तो शायद आप बाजार में उन जोखिमों में, उन तूफानों में, उन भंवर में जाकर फंस जाते हैं जो आपकी समझ से परे होते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एक साल में 122% की बढ़ोतरी दिखाई दी है शेयर बाजार में, और ये माना जा रहा है कि 4 जून को नतीजे आने से पहले तक विक्स की ये रफ्तार और आगे बढ़ सकती है और ये 2930 तक पहुंच सकता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि 48 घंटों में 24 घंटे के बाजार में शिखर से लेकर ढलान तक की स्थिति दिख रही है। और ऐसी परिस्थिति में निवेशकों के लिए, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, आम निवेशकों के लिए बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण समय है कि बाजार किस दिशा में मूव करेगा। कल हम आपको बता रहे थे कि बाजार में जो तेजी दिखी उसका भी दायरा छोटा है और अब यह दिख रहा है कि एक तरफ बाजार में बढ़ोतरी है, दूसरी तरफ बाजार की बेचैनी को, असमंजस को बताने वाला जो सूचकांक है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। खासा सतर्क रहने की ज़रूरत है जब तक कि राजनीतिक रूप से 4 जून के नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं। और बाकी अगर मन में कोई दुविधा है शेयर बाजार को लेकर के तो हेलो मनी 9 में हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज के हमारे एक्सपर्ट जो अरुण बंती जी थे, उनका भी ये कहना था कि इस समय बाजार में एक किनारे रहिए और जहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा मिल चुका है वहाँ पे अपने पास कैश रखिए, ताकि बाज़ार में कोई अगर बड़ी गिरावट आती है तो आपके पास निवेश करने के लिए पैसे मौजूद रहें। तो मुनाफा वसूलते रहिए और डरने की आवश्यकता नहीं, सतर्क लेकिन ज़रूर रहें इस तरह की वोलेटिलिटी के अंदर। तो ये फिलहाल राय अरुण मंत्री जी की थी। अब फटाफट कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं झटपट में। जल्दी गूगल के प्ले स्टोर का इस्तेमाल करके इन ऐप खरीदारी के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट की सुविधा मिलने लगेगी। दरअसल गूगल पेमेंट का एक नया ऑप्शन जोड़ रही है। खबरों के मुताबिक भारत में ये फीचर
पेश किया जा रहा है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी टेक कंपनी ने इसकी घोषणा की थी। नए फीचर के तहत एक बटन क्रिएट किया जाएगा और उस पर क्लिक करने के साथ ही एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। यूजर टेक्स्ट मैसेज किसी भी थर्ड पार्टी मैसेजिंग ऐप या अन्य के जरिए किसी को भी ये लिंक भेज सकते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने वाले यूज़र को पेमेंट करने वाले व्यक्ति को अपनी ईमेल एड्रेस की जानकारी देनी होगी। रिसीवर के पास पेमेंट पूरा करने के लिए 1 दिन का समय होगा। इसके बाद रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह की नई सर्विस लेकर के गूगल पे आ रहा है। इधर इक्विटी और डेट के लिए अदानी ग्रुप इक्विटी और डेट के जरिए अदानी ग्रुप 33,525 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में कंपनी इस हफ्ते रोड शो भी शुरू करने जा रही है। निवेशकों को रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोकेमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए अदानी ग्रुप दुनिया के बड़े शहरों में रोड शो करेगी। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने 16,600 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने कंपनी को क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP या फिर किसी दूसरे माध्यम से फंड जुटाने की भी मंजूरी दी है। अदानी एंटरप्राइजेज ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी है। एक और जहां चुनाव के बाद मोबाइल टैरिफ बढ़ने से जुड़ी खबरें आ रही हैं, वहीं ऐसा करना वोडा आइडिया के लिए आसान नहीं होगा। बोफा सिक्योरिटी के एक सर्वे में सामने आया है कि 42% वोडा ग्राहकों ने कहा है कि यदि कंपनी टैरिफ बढ़ाती है तो वे या तो कम कीमत वाले प्लान पर स्विच करेंगे या फिर अपना सेकेंडरी सिम बंद कर देंगे। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वी गारंटी प्रोग्राम पेश किया है। इसमें कंपनी 4G और 5G स्मार्टफोन यूजर्स को पूरे 1 साल तक 130 GB एक्स्ट्रा डेटा प्रदान करेगी। सर, ये कुछ खबरें झटपट की, आपकी टिप्पणी किसी पर? वोडा आइडिया के टैरिफ का मामला थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा 4 जून के बाद, उसके बाद जो सबसे पहली खबर आपके पास महंगाई की आएगी वो मोबाइल टैरिफ को लेकर आएगी। एयरटेल और जियो दोनों अपनी टैरिफ बढ़ाने वाली हैं। वोडा इसमें बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि वोडा आइडिया के लिए इस समय टैरिफ बढ़ाने का मतलब है कि जो ग्राहक बेस पिछले 1 साल से घट रहा था उस पर और चोट हो और वो ग्राहक निकल कर चले जाएं। वोडा आइडिया का आरपू 146 रुपये था मार्च की तिमाही में, जो बाकी दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियों से खासा कम है। लेकिन अब चूंकि वोडा को नए निवेश करने हैं तो उसे अपने लिए अपने राजस्व को और रेवेन्यू को भी सस्टेन करना होगा, क्योंकि कर्ज भी चुकाना है। ऐसी स्थिति में वोडा आइडिया की रणनीति आने वाले समय में मैं देखने के करीब काबिल होगी कि वो अपने ग्राहकों को रोक कर रखते हुए भी किस हद तक अपने टैरिफ बढ़ा सकती है। बोफा सिक्योरिटी का दिलचस्प सर्वे है जो ये बता रहा है कि 40% से ज़्यादा ग्राहक इस पक्ष में नहीं है वोडा आइडिया के कि वो टैरिफ बढ़ाएं, जबकि इसकी तुलना में बाकी कंपनियों के ग्राहक अगर थोड़ी बहुत टैरिफ में बढ़ोतरी होती है तो उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। शायद सेवाएं ऐसी मिल रही हैं वोडा आइडिया के लोगों को कि मतलब वो अब पैसे बढ़ाने को राजी नहीं। चलिए, तो फिलहाल अब मनी सेंटर को तो समाप्त करने का समय हो गया है। अंशुमान सर, आप आज की चर्चा में जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप